अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है वो जल्दी से इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बच्चों हमने बड़ी डिटेल से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा, वेपराइजेशन। आज के लेक्चर में हम जानेंगे वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या फ़र्क है। अक्सर बच्चे इसे मिक्सअप कर देते हैं और उन्हें फ़र्क समझ नहीं आता। वेपराइजेशन की जगह इवेपोरेशन लिखाते हैं और इवेपोरेशन की जगह वेपराइजेशन लिखाते हैं। तो आज ये मिसअंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मुख्तलिफ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि इवेपोरेशन क्या होती है। देखिए, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। रूम टेम्परेचर पे हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तब भी हो सकता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो, बहुत हाई टेम्परेचर हो 40-50 डिग्री सेल्सियस हो, हर टेम्परेचर पे हो सकता है। और होता क्या है, इवेपोरेशन इज अ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, गैसियस स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग। कोई हीट नहीं देनी, किसी किस्म की हीट नहीं देनी, किसी चूल्हे पे नहीं रखना, किसी फ्लेम पे नहीं रखना लिक्विड को, और लिक्विड का ऑटोमेटिकली क्या करना, गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, कन्वर्जन हो जाना, स्टेट चेंज कर जाना विदाउट हीटिंग, विदाउट हीटिंग, विदाउट हीटिंग, दैट इज इवेपोरेशन। और वेपराइजेशन में क्या था, वेपराइजेशन में हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती थी। पानी के लिए तो वेपर्स कब बनते हैं, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करे। जितने लिक्विड्स हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज होते हैं। वेपराइज क्या है, आपने देखा होगा, बबल्स बनते हैं, मान लीजिए उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है हीट मिलने से, और वो फिर सरफेस छोड़ते हैं, उसे कहते थे वेपराइजेशन। वेपर्स बनना, भाप बनना, पानी का भाप के अंदर कन्वर्ट होना, लिक्विड का भाप में कन्वर्ट होना, कोई भी लिक्विड हो सकता है, जरूरी नहीं पानी। तो बच्चों वो था बॉइलिंग टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट पर। ये जो डिटेल्स हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके। और इवेपोरेशन है किसी भी टेम्परेचर पर, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी हो सकता है, ठंड पड़ी है तब भी इवेपोरेशन हो रही है। और जानते हैं इवेपोरेशन कहाँ कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है, इसकी एग्जाम्पल देखिए। अगर आप बच्चों एक ट्रे लें, घरों के अंदर अक्सर ये ट्रे मौजूद होती है, ट्रे जिसमें आप रोटी वगैरह चीज़ें सर्व करते हैं, वो ट्रे ले लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। आप जानते हैं ट्रे में कितना सा पानी आएगा, इतने से लेवल का पानी आएगा। आप ट्रे में पानी डाल के उसे बाहर रख दीजिए, उसे सेहन में रख दीजिए, उसे छत पे रखा जाए। धूप है नहीं है तो आप देखेंगे 2, 3, 4, 5 घंटों के बाद उस पानी का या तो लेवल कम हो चुका होगा या फिर पानी बिल्कुल से सारे का सारा इवेपोरेट हो चुका होगा, सारे मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ चुके होंगे। और कैसे होता है आगे बताता हूँ। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको वाटर मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं H2O वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग से बने हुए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और सरफेस पे जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो सरफेस को छोड़ते चले जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो सरफेस को छोड़ते चले जाएंगे। अब जहाँ से सरफेस को छोड़ते जाएंगे, फर्स्ट लेयर गायब, सेकंड लेयर गायब, थर्ड लेयर गायब, फोर्थ लेयर गायब, इस तरह से लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर आप जानते हैं मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ते जाएंगे और इस तरह से इवेपोरेट होते जाएंगे, इवेपोरेट होते जाएंगे। लिक्विड से गैसियस, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। और टेम्परेचर की कोई बंदिश नहीं है, ठंड भी है तब भी अमल हो सकता है, स्लो हो जाएगा, ठंड है तो स्लो हो जाएगा, गर्मियां हैं तो जरा फास्ट हो जाएगा। वो फैक्टर्स कौन से हैं वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं। इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल दी, हम क्या करते हैं सर्दियों के अंदर धूप तो निकलती नहीं है, हम घर के अंदर ही सेहन में या पंखा चला के कपड़े धोने के बाद डाल देते हैं। तो बच्चों क्या होता है, वो कपड़े कैसे सूख गए, कोई सूरज नहीं निकला, सिर्फ पंखा चल रहा है, पंखा भी नहीं चल रहा तो 10, 12, 15 घंटों के बाद, एक दिन के बाद वो कपड़े खुश्क हो गए। पानी कहाँ गया, पानी कहाँ गया, पानी तो धूप से आपके मुताबिक इवेपोरेट होना चाहिए था या किसी और फैक्टर से। क्या हुआ, वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स उस कपड़ों के अंदर थे वो मॉलिक्यूल्स क्या किए, सरफेस वाले
मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, वो काइनेटिक एनर्जी हवा से भी बढ़ सकती है, आगे बताऊंगा फैक्टर्स। काइनेटिक एनर्जी सरफेस वाले मालिक्यूल्स की बड़ी, निकल गई, तो आहिस्ता आहिस्ता कपड़ों में से क्या हुआ, कपड़ों में से पानी इवेपोरेट होता गया, और नतीजा नीचे मालिक्यूल्स ठंडे, नीचे मालिक्यूल ठंडे, फिर ठंडों की बारी, वो इवेपोरेट हुए, फिर नीचे ठंडे, उनकी बारी, फिर ठंडे नीचे। इस तरह से लेयर बाय लेयर पूरे कपड़ों में से जो आपने डाले हैं फैला के, उनमें से पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल है बच्चों, हमें पसीना आता है, पर्सपिरेशन आप जानते हैं, एक अमल है जो हमें गर्मियों में और सर्दियों में भागते दौड़ते बैठे लोगों को खाना खाते पसीना आ रहा होता है, दैट इज आल्सो इवेपोरेशन। वो भी इवेपोरेशन है जिसमें नमकियात जिस्म की वो बाहर आ रही हैं, और आप वाटर पार्टिकल्स देख पा रहे होते हो। ये तो पसीना जो आ रहा है, जिसे हम पसीना कहते हैं, टेस्ट करें तो नमकीन सा नमकियात लेके बाहर आ रहा है, वो भी किसी टेम्परेचर पे भी, जरूरी नहीं उसके लिए गर्मी पड़ना जरूरी है। गर्मी एक फैक्टर है जो इवेपोरेशन को तेज कर देती है, लेकिन जरूरी नहीं कि बाहर बहुत हीट हो तब ही लिक्विड से मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होंगे। क्या है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन के लिए क्या कुछ फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टर जरूर करते हैं, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकते हैं। किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन का अमल स्टार्ट हो सकता है। जैसे मैंने कहा, किसी भी टाइम आपको पसीना आ सकता है, सर्दियां हैं तब भी आ सकता है, गर्मियां हैं तो ज्यादा आएगा, सर्दियों में थोड़ा आएगा, इतना सा फर्क है। पानी, लिक्विड, कोई भी चीज, ईथर, पेट्रोल, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर। और किसी भी टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर हो, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो या बहुत हाई टेम्परेचर हो, क्या करना, लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। जबकि वेपराइजेशन का बॉइलिंग पॉइंट, जब बहुत ज्यादा हीट दो, यहाँ कोई हीट की जरूरत नहीं है, कोई चूल्हा चलाने की जरूरत नहीं है, कोई ईंधन चलाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड आप देखें, अगर वो गायब हो गया है, गायब, यहाँ मैंने पानी रखा था 5 घंटे पहले, कहाँ गया, लो जी वो कहाँ गया, वो पानी आपके सामने या आपके ना होते हुए इवेपोरेट हो गया, उसके मालिक्यूल्स कमरे में फैल गए। आइए अब जानते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को फास्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तेज करते हैं। अगर इन फैक्टर्स को गौर से देखा जाए तो ये फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन की स्पीड को तेज करेंगे या इफेक्ट करेंगे। आइए वन बाय वन वो फैक्टर्स देखते हैं, इवेपोरेशन के ऊपर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर, गर्मियों में इवेपोरेशन ज्यादा होती है। कभी आपने तालाब का पानी खोलता हुआ, उबलता हुआ देखा हो? नहीं ना। तालाब में खड़ा पानी जो है, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन देखें आपको पानी का लेवल कम होता नजर आएगा, लेकिन किसी दिन भी आपने आके ये नहीं देखा कि पानी बॉयल हो रहा है और पानी बॉयल होने की वजह से बबल्स बन के ऊपर जा रहा है। और कैसे पानी गायब होता जा रहा है तालाब का, खड़े पानी का। नॉर्मली यही देखते हैं हम, जाते आते देखा और रोड के किनारे इधर पानी था, शाम को आया पानी कोई नहीं, कहाँ गया, तालाब का इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट हो गया। गर्मियों में तो आप जानते हो इवेपोरेशन ज्यादा होती है। कहाँ हीट, कहाँ बॉयल होता है, बताइए जरा। बॉयल हो रहा है? नहीं, बॉइलिंग के विदाउट, बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने से पहले ही हीट मिली तो ज्यादा तेज, हीट नहीं मिली तो फिर भी है लेकिन स्लो है। इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का सरफेस को छोड़ के क्या करना, गैसियस स्टेट में वेपर्स बना के निकल जाना। जैसे क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है, आप जानते हैं, बादल बनते हैं, पानी इवेपोरेट होता है, जाके क्लाउड्स बनाता है, क्लाउड्स फिर मूव करते हैं उस रीजन की तरफ जहां माहौल गर्म है या जहां बारिश की जरूरत है, वहां जाके बरसेंगे। इवेपोरेशन है। अगर तो आप जानते हैं वेपराइजेशन हो तो भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट पर जाके सारा काम होना है, तो फिर तो हम जिंदा ही ना रहे, इतनी ज़्यादा हीट पड़े और फिर जाके क्लाउड्स बने, और ऐसा तो नहीं है। इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। इसका मतलब जी, अगर इवेपोरेशन ज़्यादा चाहते हो तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा। जितनी गर्मियाँ उतनी जल्दी से पानी क्या करेगा, वाटर, लिक्विड, जो भी आपके सामने है, ईथर है, अल्कोहल है, आपके पास दूध है, कोई भी चीज़ है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन का अमल फास्ट हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इवेपोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड इस लिहाज से करेगी कि इवेपोरेशन फास्ट करना चाहते हो टेम्परेचर बढ़ा लो, और इवेपोरेशन स्लो करना चाहते हो, जैसे कि आप जानते हैं सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो इवेपोरेशन का अमल भी स्लो होता है, पसीना भी हमें कम आता है, कपड़े भी स्लोली सूखते हैं, चीज़ें भी आप जानते हैं गीली हैं तो गीली रहती हैं। क्यों? इवेपोरेशन स्लो हो जाती है। और इवेपोरेशन में क्या ऐसा है, उसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, उसे लिक्विड हालत में नहीं रहने देती, वो सरफेस छोड़कर निकल जाती है। और निकलेंगे कौन से, पहले सरफेस वाले, फिर दूसरे सरफेस वाले, फिर तीसरे सरफेस वाले, इस तरह से सरफेस को छोड़ते चले जाएंगे, कलेजन करते जाएंगे, टकराते चले जाएंगे, निकलते जाएंगे, टकराते चले जाएंगे, ये लेयर निकल गई, दूसरी लेयर आ गई, तीसरी लेयर आ गई, चौथी लेयर आ गई। इस तरह से अमल से क्या होता जाएगा, वो निकलते चले जाएंगे। इस तरह का अमल इवेपोरेशन के बाद। अब दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है इवेपोरेशन के अमल को, दैट इज सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा,
बताइए जरा, कपड़ों को सुखाने के लिए चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हो, समर हो या विंटर हो, कैसे डालते हैं? फैला के। कपड़ों को कभी भी निचोड़ने के बाद क्या करते हैं? फैला के, इस तरह से झाड़ के फैला के डालते हैं। क्यों? सरफेस एरिया वाइड करते हैं। जितना सरफेस एरिया वाइड होगा उतने मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे। जितने मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे इवेपोरेशन का अमल उतना फास्ट होगा, उतनी जल्दी वो कपड़े सूख जाएंगे। बनिस्बत के आप कपड़े मशीन से निकालें, निचोड़े और ऐसे ही रख दें, आप देखेंगे पूरा दिन गुजर जाएगा, शायद वो कपड़े ना सूखे। क्यों? सरफेस एरिया जितना छोटा उतने मॉलिक्यूल्स करीब करीब, उतनी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी, उतना उनके सरफेस का छोड़ना मुश्किल है। जितना वो फैल के पड़े होंगे, जैसे आप जानते हैं यूनिटी स्ट्रेंथ, जितना करीब थे यूनिटी थी, नहीं छोड़े थे साथ, लेकिन जैसे उन्हें फैला के डाला, आप जानते हैं लहदा कर दिया गया मॉलिक्यूल्स का, सरफेस वालों को एनर्जी थोड़ी सी मिलेगी, निकल गई, थोड़ी सी मिलेगी, निकल गई, सरफेस छोड़ते गए, तो क्या हुआ? आप जानते हैं इवेपोरेशन का अमल फास्ट हो गया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा इवेपोरेशन, इसका मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इवेपोरेशन इज अफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया। जितना एरिया ज्यादा होगा किसी सरफेस का, इसी तरह जैसे मैंने आपसे मिसाल दी, ट्रे है, ट्रे के अंदर पानी डालो वो जल्दी सूखेगा। ये गिलास में डाला गया पानी, गिलास में डाला गया पानी शायद शाम तक ना सूखे, लेकिन वही गिलास भर के पानी ट्रे में डालो, ट्रे में उंडेलने से क्या होगा? इधर बना ही लेता हूँ, वही पानी अगर गिलास में डालो शायद इसके लेवल में इतनी सी कमी आए, इतना सा पानी इवेपोरेट हो, क्योंकि यहाँ क्लोज है मॉलिक्यूल। इन्हें अलहदा करना, काइनेटिक एनर्जी इनके सरफेस का छोड़ना मुश्किल है, और यहाँ पे एक दूसरे से दूर दूर है, फैल के बैठे हैं, मॉलिक्यूल निकलते चले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, सरफेस वाले दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरह से जल्दी से इवेपोरेट, स्लोली इवेपोरेट, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा फैला के डाला हुआ है, सरफेस एरिया थोड़ा, जल्दी से इवेपोरेट नहीं होंगे। तो सरफेस एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा, सरफेस एरिया ऑब्जेक्ट का जो भी लिक्विड है थोड़ा, तो इवेपोरेशन थोड़ी। तीसरी चीज, विंड, हवा चल रही है। क्यों हम सर्दियों में घरों के अंदर कपड़े डाल के हवा, पंखा क्यों चला लेते हैं? पंखा क्या करता है? ऐसा पंखा क्या करता है? विंड, हवा। ऐसे ही गर्मियों में हवा जब चलती है तो जनाब छतों पे डाले हुए कपड़े बड़ी जल्दी से सूख जाते हैं, बड़ी जल्दी से सूख जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है, उड़ के दूसरी छतों पे चले जाते हैं, सूख भी जल्दी जाते हैं। क्यों? हवा जो है इवेपोरेशन के अमल को फास्ट कर देती है। देखिए इवेपोरेशन मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रही है, मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस को छोड़ के जा रहे हैं, सरफेस को छोड़ के जा रहे हैं। अब अगर हवा आंधी पड़ेगी, वो आंधी क्या करेगी? इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ा देगी। जब बढ़ाएगी तो काइनेटिक एनर्जी की तो जरूरत थी, काइनेटिक एनर्जी जब विंड की तरफ मजीद मिलेगी तो यही क्या होगा? मॉलिक्यूल जो लेट छोड़ता था सरफेस को, जल्दी छोड़ेंगे। जब जल्दी छोड़ेंगे इसका मतलब इवेपोरेशन का अमल, लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज होने का अमल तेज हो जाएगा, पहले से भी फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब विंड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन। अगर चाहते हो फास्ट तो जितनी तेज विंड, आंधी चलेगी, हवा चलेगी, उतनी इवेपोरेशन ज्यादा होगी। जितनी स्लोली हवा चल रही होगी, स्लो हवा चल ही नहीं होगी, तो क्या होगा? इवेपोरेशन का अमल स्लो भी हो सकता है। ये आपके पास इवेपोरेशन का थर्ड फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, और ये हम रूटीन में ऑब्जर्व करते हैं पंखे चला के। इसी तरह से आपने देखा होगा, हम नहा के बाहर निकले तो हमें पंखे के नीचे खड़े हो तो हमें बहुत ठंड महसूस होती है, बहुत ठंड। नॉर्मल खड़े इतनी ठंड नहीं महसूस होती, जितना आप नहा के बाहर निकले तो आपको ठंड महसूस होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर जो पानी के कतरे हैं, जब आप हवा पड़ती है तो क्या होगा? पानी के कतरे सरफेस को छोड़ जाते हैं। जब सरफेस को छोड़ जाते हैं, एनर्जी वाले निकल गए तो पिछले मॉलिक्यूल ठंडे हो गए, आपको जिस्म ठंडा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। इसी तरह से ऊपर वाले निकल गए फिर ठंडा, तो आपको ठंड महसूस होगी। नॉर्मली जब आप पंखे के नीचे खड़े होंगे आपको ठंड नहीं, नहा के निकलेंगे तो आपका वजूद गीला था, गीले वजूद के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स थे उन्हें हवा पड़ी, निकल के नीचे मॉलिक्यूल ठंडे रह निकलते चले जाएंगे, चाहे कपड़े हो या जो भी हो। इस तरह से तीसरा फैक्टर है विंड, जो कि इवेपोरेशन के अमल को फास्ट कर देता है। चौथा फैक्टर, नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की नेचर क्या है? लिक्विड वाटर है, लिक्विड अल्कोहल है, लिक्विड ईथर है, लिक्विड मरकरी है। क्या है लिक्विड? हर लिक्विड की नेचर डिफरेंट है, हर लिक्विड का इवेपोरेशन का अमल डिफरेंट है। आपके सामने है, वाटर की इवेपोरेशन स्लो है बनिस्बत किसके? मरकरी के। बनिस्बत किसके? ईथर के। बनिस्बत किसके? आपके सामने पेट्रोल है, पेट्रोल निकाल के रखिए, फौरन से पहले इवेपोरेट हो जाएगा। बॉटल में किसी बर्तन में डाल के रखिए, सुना होगा आपने, बॉटल खुला पड़ा हो, पेट्रोल हो गया, इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट हो गया। लिक्विड से किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। उसके मॉलिक्यूल जनाब टिके हुए थे, जब बॉटल बंद थी उसको मौका नहीं मिल रहा था, खुला छोड़ा, टैंकी खुली रहेगी गाड़ी की, बाइक की, हो गया। इसी तरह ईथर के लिए है, ईथर के लिए आप हाथ पाम पे डालिए, ईथर फौरन से पहले गायब, आपको नीचे से ठंडक महसूस होगी। हाँ, ठंडक महसूस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से मॉलिक्यूल जब गायब हो गए तो नीचे क्या हो जाएंगे? ठंडे मॉलिक्यूल। ठंडे मॉलिक्यूल होने की वजह से मुझे पाम, हथेली पे ठंडक महसूस होगी। ऐसे ही अगर आप मरकरी जो थर्मामीटर के अंदर होती है वो यहाँ रखें तो फौरन से पहले इवेपोरेट हो जाएगी।
इसी रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाएगी लिक्विड से किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। इस तरह से मुख्तलिफ लिक्विड्स का गैसियस स्टेट में चेंज होना एट एनी टेम्परेचर विदाउट एडिंग हीट ऐड किए बगैर लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज होना, और किसी भी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर, ठंड में, गर्मी में, इस अमल को नाम देते हैं इवेपोरेशन। और फर्क भी आपको पता चल गया। वेपराइजेशन के लिए लिक्विड को क्या करना पड़ता है, बॉयल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हीट अप करना पड़ता है, तब जाके उसके वेपर्स बनते हैं, वेपराइजेशन का अमल होता है। जबकि इवेपोरेशन में क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे अमल स्टार्ट हो जाता है। जितना आज का लेक्चर इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।